सवाल सुन लो, चलो मैं पूछता हूँ। क्या इशू और री इशू एक ही बात है? कंपनी लोगों से पैसे ले रही है इसलिए इशू और री इशू तो सेम हो गया? नहीं, अलग अलग है। इशू के समय पे हम शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मेंटेन करते हैं, री इशू के समय पे क्यों नहीं करते हैं? हम सीधी एंट्री क्यों कर देते हैं, पैसे मिले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल? क्योंकि इसे हम सेल ट्रीट करते हैं। अंडरलाइन कराया था कल मैंने। देखो, ये सोचोगे ना तो कंफर्म और क्लियर रहोगे कि ऐसा होता है। सीधी एंट्री करेंगे जब हम री इशू करेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। कोई, सॉरी, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है कि एप्लीकेशन में डालो फिर एप्लीकेशन से कैपिटल में डालो। कुछ नहीं। इट्स जस्ट लाइक अ सेल। एक और सवाल। तीन सवाल इंपॉर्टेंट है। ये इशू जैसा होता है क्या? आंसर इज नो। ये री इशू इज अ डिफरेंट थिंग। दूसरा, इसके अंदर वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाले ड्यू की एंट्री जरूरी है क्या? आंसर इज नो। अदर देन कैश भी इशू था, इसीलिए हमको एक पार्टी का नाम लेना जरूरी था। जैसे वो हमने परचेज कंसिडरेशन में हमने उस पार्टी को लिखा था कि यार इस बंदे के ऊपर लाइबिलिटी बनती है अपनी। फिर वो पार्टी का अकाउंट डेबिट करके फिर हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे थे, वो इशू था ना। अदर देन कैश था तो क्या हुआ? था तो इशू। फर्स्ट टाइम कंपनी अपना शेयर किसी को दे रही थी। री इशू तो तब शुरू होता है सर जब फॉरफीचर हो जाता है। फॉरफीचर के बाद ही री इशू होता है। मेरा तीसरा सवाल। री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है क्या? क्या इशू डिस्काउंट पे हो सकता है? मतलब आप जो फेस वैल्यू दे रहे हो उसे, उस फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे भी ले सकते हो, प्रीमियम पे री इशू माना जाएगा। एग्जैक्ट उसी फेस वैल्यू की डिमांड कर सकते हो, पार पे री इशू माना जाएगा। और उससे कम भी कर सकते। ये बात अधूरी है। हम डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन केवल उस लिमिट तक डिस्काउंट दे सकते हैं जितनी लिमिट तक हमने फॉरफीचर में पैसा ऑलरेडी गैदर करके रखा है। अल्टीमेटली हम सबको एक ही लेवल पे ले आएंगे। नहीं तो हमारे यहाँ पे कैसे शेयर होल्डर होल्डर हो जाएंगे पता है? जैसे कि कुछ शेयर होल्डर हो जाएंगे जिन्होंने 10 रुपए के लिए 10 रुपए दिए या 12 रुपए दिए हैं, और इसको कर दिया डिस्काउंट पे तो इसने तो 8 ही दिए हैं। भले उसकी जेब से 8 गए हो, पर कंपनी को गिनती में चाहिए कि सारे शेयर होल्डर ने 10 रुपए दिए हैं। उसके लिए कंपनी क्या करती है? पुराना वाला फॉरफीचर पड़ा होता है अपने पास। फॉरफीचर फॉरफीचर जब हम करते हैं तब उस व्यक्ति का पैसा कब्जाया होता है हमने। उस पैसे के साथ मिलके तो एटलीस्ट 10 रुपए हो जाने चाहिए। एटलीस्ट 10। इसको इस तरह से समझोगे तो ये बात ध्यान रहेगी कि हम डिस्काउंट तो देते हैं, लेकिन हम इतना जो हमारी लिमिट है डिस्काउंट देने की, वो लिमिट है जितना फॉरफीचर में अमाउंट पड़ा है उससे ज्यादा अमाउंट का डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये कंसेप्चुअली हमें पता होना चाहिए, तो हम गलती करेंगे ही नहीं। लास्ट थिंग। क्या री इशू करते समय फॉरफीचर यूज करना कंपलसरी है? जो अमाउंट पड़ा है फॉरफीचर में उसका यूज होना कंपलसरी है? नहीं। वो डिपेंड करता है सर। री इशू के समय पे आप फॉरफीचर यूज करोगे या नहीं करोगे, इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपने डिस्काउंट दिया है। अगर आपने डिस्काउंट नहीं दिया है तो फॉरफीचर यूज नहीं हो। डिस्काउंट दिया है तो पक्का फॉरफीचर यूज होगा। पर अगर आपने पार पे री इशू किया है या प्रीमियम पे री इशू किया है तो फॉरफीचर का यूज होने का सवाल ही नहीं उठता। आप तो उतने पैसे ले रहे हो जितने की वैल्यू दे रहे हो। ये पहले से क्लियर होना चाहिए, तो कंफ्यूजन आता ही नहीं है। लास्ट थिंग। कल जाते जाते एक लास्ट कहानी आई थी, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू बता दी थी कि यार देखो, री इशू आप फेस वैल्यू के बराबर पेड अप वैल्यू पे भी कर सकते हो, अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो। लेकिन आप चाहो तो फेस वैल्यू के अलावा 9 रुपए, 8 रुपए किसी भी पेड अप वैल्यू पे कर सकते हो। ये पेड अप वैल्यू का क्या मतलब है? मतलब हम ये मान रहे हैं कि उस शेयर होल्डर ने जिसको हमने शेयर री इशू किया है, उसने मुझे 9 रुपए के बराबर वैल्यू दी है। भले ही 9 रुपए के बराबर वैल्यू पे मैं उससे 11 रुपए मांगू, 13 रुपए मांगू, 15 रुपए मांगू, इसका मतलब है कि 9 से ज्यादा आप जितना ले रहे हो वो सब क्या है? प्रीमियम है। अगर फेस वैल्यू 10 है और आप पेड अप वैल्यू को 9, 8 ऐसा रख रहे हो, इसका एक मतलब और है
कि आप भविष्य में उससे ये जो बैलेंस डिफरेंस अमाउंट है ये उससे डिमांड कर सकते हो। अभी और जाएंगे अपन इस कहानी में, पर एक बार तो मैंने ब्रशअप कर दिया। कल जो हमने पढ़ा था उसमें इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट क्या थे, लेक्चर तो पढ़ा है, वापस से पूरा देखना हो तो देख लेना। की कंसेप्ट मैंने सारे निकाल दिए जो कल के लेक्चर के थे। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछो मुझसे। मैंने कल कहा था तुमसे कि इसके पेंडिंग इलस्ट्रेशन भेज देना, 48 और 49 फोटो भेज दो बोले अभी। बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें लगभग सारे केसेस कवर हो जाएंगे हमारे। स्टार लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees 10 each, payable 3 on application, 4 on allotment, 2 on first call, balance on the second and final call. Out of total shares 500 shares were forfeited. पहले तो मुझे ये बताओ कि बैलेंस ऑन सेकंड कॉल पे अमाउंट कितना आना चाहिए। 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर था, इशू पार पे हुआ या प्रीमियम पे? उसने बोला नहीं है तो हम क्या मानेंगे, पार पे। मुझे 10 रुपए चाहिए, 3 और 4 7 और 2 9, 1 रुपए का बैलेंस आएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। टोटल इशू कितने किए हैं, 10,000 शेयर। सब्सक्राइब कितने हुए होंगे, मेरा दूसरा सवाल, कितने शेयर सब्सक्राइब हुए होंगे 10,000 में से? क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कौन सी कैटेगरी मानते हैं, ओवर अंडर या फुल्ली सब्सक्राइब? फुल्ली सब्सक्राइब। ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए इन सब बातों पे। तो 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन हुआ होगा। आउट ऑफ टोटल शेयर्स 500 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। मेरा आखिरी सवाल, किस स्टेज पे फॉरफिचर हुआ होगा? अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। क्या वो स्टेज ऑफ फॉरफिचर बता रहा है? नहीं बता रहा है। हम मन लगा सकते हैं कि कब फॉरफिचर हुआ होगा। अब मजेदार देखो, नहीं अलॉटमेंट नहीं, क्यों अजम्पशन ले रहे हैं? ये तो इस पार्ट को छोड़ो, थोड़ी देर नीचे जरा केस 1 पढ़ना क्या लिखा है। तो हम क्वेश्चन पढ़ के ही अजम्पशन लगाते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ दे रहा है इंफॉर्मेशन तो हम अजम्पशन नहीं लगा सकते। जहां अजम्पशन लगाना है, देखो मैंने तुमसे पूछा था, तुमने बताया। यहां पे अगर तुम अजम्पशन लगा रहे हो तो गलत नहीं है, क्वेश्चन तो बता रहा है। सर ना बताता तो भी अलॉटमेंट नहीं राजेश्वरी, तब हम मानते कि सारा ड्यू हो गया होगा और तभी फॉरफिचर किया होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? पर यहां मैं ऐसा कुछ भी अजम्पशन इसलिए नहीं ले सकता जब तक मैं पूरा क्वेश्चन ना पढ़ लूं। मुझे अजम्पशन नहीं लेना चाहिए कुछ भी। ये भी जो तुमने ऊपर लिए हैं अजम्पशन, ये इसलिए लिए क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी नहीं। सब्सक्रिप्शन कितना हुआ इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, इशू पार पे हुआ या प्रीमियम पे ये इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, इसलिए अजम्पशन लिया है। इसलिए वो अजम्पशन सुटेबल है। ये अजम्पशन सुटेबल नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि उससे तो केस ही इस बात पे बनाए हुए हैं, है ना। ये बात अच्छे से समझ के रखना। चलो, कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। ये पता है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे 10 रुपए का शेयर है और मैंने निकाल लिया कि यार मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपए दे सकते हैं, तो इसका दूसरा मतलब क्या है, 7 रुपए पे इशू करो ना कम से कम। हाँ या ना? फिर से पढ़ के देखो, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना हो सकता है? वन वर्ड में आंसर बता सकता है कोई? मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट डिस्काउंट कितने का है? अभी यही कंसेप्ट फॉलो किया था हमने। जितना अमाउंट फॉरफीचर में रखा हुआ है एक शेयर के लिए, वही एक शेयर का मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है, क्योंकि उतने पैसे हमारे पास रखे हैं, इसीलिए हम री इशू पे उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। कठिन है क्या? कंसेप्चुअल है ना बात। हाँ। और वो जो दूसरा पूछ रहा है मिनिमम री इशू प्राइस, अरे भैया तुम्हारा जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो माइनस कर दो फेस वैल्यू में से।
तो जो बचेगा वही क्या है, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। अगर आपका मैक्सिमम डिस्काउंट 10 रुपए की फेस वैल्यू का क्वेश्चन है, 3 रुपए है, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगी, 7 से कम मत लेना, क्योंकि 3 रुपए पड़े हैं हमारे पास फॉरफीचर में, वो यूज कर लेंगे 7 के साथ, तो टोटल 10 रुपए हो जाएंगे। मैंने इसका बैकग्राउंड समझाया है तुमको कि क्यों ये कंसेप्ट बोल रहा हूं मैं। तो इसको कोई रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, या फॉर्मूला बना के याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको कंसेप्ट की तरह बार बार बोलो अपने साथ। ठीक है। कितना डिस्काउंट दे सकते हैं अपन, जितना फॉरफीचर में अमाउंट पड़ा हो। तो मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, वो फॉरफीचर वाला अमाउंट या डिस्काउंट जो आपने मैक्सिमम निकाला उसको उड़ा दो फेस वैल्यू में से, बाकी लेने ही पड़ेंगे, उससे नीचे नहीं जा सकते आप। इसीलिए ये बात अधूरी होती है कि री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है। ये बात अधूरी क्यों है, आप ये बताओ कि डिस्काउंट की लिमिट है। री इशू पार पे हो सकता है, इसमें लिमिट की बात ही नहीं आती। री इशू प्रीमियम पे हो सकता है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी प्रीमियम ले लो। 10 रुपए के शेयर पे 1 लाख रुपए का प्रीमियम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग देने को रेडी है लोग। लेकिन डिस्काउंट कितना दे सकते हो, इस पे कंपनी एज ए फिक्स है। उसने इशू पे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा था, और वो जो उसका लॉजिक था ना वो यहां तक टैली करके लाया है। उसने यहाँ डिस्काउंट एक कंडीशन पे अप्लाई किया है कि आपके पास फॉरफीचर का अमाउंट पड़ा है, इसीलिए वो लिमिट बना रहे हैं डिस्काउंट की उतनी ही, ताकि कम से कम फेस वैल्यू तो आपके पास होनी चाहिए हर शेयर की। हेलो, कोई डाउट है, समझ में आ गई बात। तो हमें ये दोनों बातें बताना है, सवाल तो यही है, कैलकुलेट मिनिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स एज फुली पेड, एज फुली पेड अप। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड अप वैल्यू कितनी देनी है उनको, 10 रुपए। फुली पेड बोनस शेयर्स का मतलब हम आगे उनसे कोई रुपया ना मांग सके, तभी तो हुए वो फुली पेड बोनस शेयर। जो भी लेना है अभी लेना है, इसके बाद हम आगे कुछ नहीं मांगेंगे उससे। तो इसका मतलब है 10 रुपए की पेड अप वैल्यू की बात चल रही है, फेस वैल्यू 10 है ना। कठिन हो गया क्या ये बात, हो गई तो बता दो मुझे। ठीक है। पहला केस, इफ शेयर्स वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का था, 1 रुपए का। हमारे फॉरफीचर में कितने रुपए गए होंगे, नयन कितने, नहीं आया है अभी, दिमाग चला ही नहीं, जंग लग गई है उसको। उस बंदे ने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया, मतलब क्या, फर्स्ट कॉल तक पैसे दिए। अरे बोलना हाँ, हाँ बोलना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल तक पैसे दिए, कितने रुपए देते हैं फर्स्ट कॉल तक इस केस में, 9 रुपए। 9 रुपए दिए ना उसने फर्स्ट कॉल तक, फर्स्ट कॉल तक सारे पैसे दिए हैं उसने, 9 रुपए दिए हैं हमको। फॉरफीचर किसका होता है, जितने पैसे देता है उसका, या जितने पैसे कैपिटल के लिए देता है उसका, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कैपिटल। इस क्वेश्चन में प्रीमियम था ही नहीं, इसलिए हम आराम से बिना चिंता के 9 रुपए को क्या बोलेंगे, पूरा फॉरफिट है। अगर प्रीमियम होता तो डिस्ट्रीब्यूट करके देखना पड़ता कैपिटल के कितने मिले। 9 रुपए कैपिटल के मिले, 9 रुपए का फॉरफीचर करेंगे ना हम, उसके 9 रुपए ही तो खाने हैं हम लोगों को। यस और नो, 1 रुपए तो ड्यू हुए और वो रिसीव नहीं हुए। तुम फॉरफीचर की एंट्री बोल सकते हो, उसने नहीं पूछी पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, प्रैक्टिस होगी ना हमारी। बोलो फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, कंसेप्ट से बोलना पहले, कंसेप्ट क्या है, जितना कैपिटल अभी तक ड्यू हुआ है उतना रिवर्स कर दो सर, क्योंकि इस बंदे से अपना रिलेशन खत्म है आज। 9 रुपए से नहीं, 10 रुपए से कैपिटल रिवर्स होगा। सेकंड कॉल ड्यू हो गया था, उसने पैसे नहीं दिए हैं, तभी तो हम फॉरफीचर कर रहे हैं, ऐसा तो केस है। तो सेकंड कॉल ड्यू हुआ होगा, तभी तो उसने पैसे नहीं दिए, हमको कैसे पता पैसे नहीं दे रहा है। 10 रुपए की कैपिटल रिवर्स होगी, यस और नो। कॉपी पे इस पे करूं, लिखूं, चलो लिख देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है पर फिर भी चलो ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसने ना नंबर ऑफ शेयर्स पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, पर कोई बात नहीं, अपन एक शेयर पे खेलते हैं, 10 रुपए। अरे यार एक शेयर पे खेल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत। अब बताओ, प्रीमियम तो है ही नहीं,
कि रिवर्स वगैरह कुछ सोचे? टू, जो कॉल पैसे नहीं लाया वो कॉल कैंसिल करना पड़ेगा। यहां पे दो बातें हो सकती हैं, वहां पे तुमने कॉल इन अरियर बनाया था तो कॉल इन अरियर कैंसिल कर दो, और अगर तुमने कॉल इन अरियर नहीं बनाया होगा तो फर्स्ट कॉल ही डेबिट रह गया होगा, तो फर्स्ट कॉल को कैंसिल कर दो। या तो कॉल इन अरियर डेबिट रह गया होगा, नहीं तो फर्स्ट कॉल डेबिट रह गया होगा। तो हम मानते हैं, चलो सर, शेयर फर्स्ट कॉल, क्लैरिटी से समझ में आता है। कितने रुपए का? सेकेंड एंड फाइनल कॉल था ना, सॉरी। ओके, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हाँ, कितने रुपए का? 1 रुपए का। 1 शेयर पे 1 रुपए का। अरे समझ में आया? आखिरी कहानी। फॉरफीचर कितने का किया है? बैलेंसिंग से निकाल सकते थे, पर हमने तो निकाला सर 9 रुपए 1 शेयर पे। यस और नो? ये है रुपी रुपी, ये लो, ताकि क्लियर हो जाए। क्वांटिटी लिखी मैंने पीछे। हो गई ना? क्या कठिन है इस एंट्री में? अब हमें री इशू पे वो पूछ रहा है, बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। 1 शेयर पे हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? 9 रुपए का। और बताओ मिनिमम प्राइस कितनी लेनी पड़ेगी? 1 रुपए लेनी पड़ेगी। कोई डाउट? इस कहानी में मैक्सिमम डिस्काउंट 9 रुपए दे सकते हैं और मिनिमम प्राइस 1 रुपए लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम कौन सी वैल्यू दे रहे हैं उसको? 10 रुपए की वैल्यू दे रहे हैं। यस और नो? फेस वैल्यू फुली पेड अप दे रहे हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हेलो? पक्का समझ में आ गया? ये देखो, हमारा पहला आंसर, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट अवेलेबल, मिनिमम रिलीज प्राइस अवेलेबल। ठीक है ना? अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ शेयर्स वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। पहले तो इंटरप्रेट करके बताओ इस बात का मतलब क्या है। और जरा डीप इंटरप्रिटेशन चाहिए मुझे। जवाब सही है। शेयर कैपिटल पूरी 10 मांग चुके हैं। पैसे कहां से नहीं आए हैं? फर्स्ट कॉल से नहीं आए हैं। अब मुझे बताओ अमाउंट रिसीव कितना हुआ है इससे, और कितना इससे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। 7 रुपीज रिसीव हुआ है। सब बोल रहे हैं 7 रुपीज रिसीव हुआ है। दो 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, और 1 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मिले, बाकी 7 मिले हैं। अगर 7 रुपीज रिसीव हुए हैं, क्या सारे कैपिटल के हुए हैं? हाँ। फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा 1 शेयर का? फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाता है? जितना अमाउंट रिसीव हुआ हो कैपिटल के नाम पे। तुमने अभी बताया मुझे कितने रुपए हैं, तो फिर फॉरफीचर में कितना जाएगा? 7 रुपए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो रीशू पे? 7 रुपए। तो मिनिमम कितने पैसे लेने पड़ेंगे? 3 रुपए। मैक्सिमम डिस्काउंट राजेश्वरी कितना दे सकते हैं? हाँ, मिनिमम। और मिनिमम कितने पैसे लेने ही है? अच्छा, तीन। तीन से ज्यादा ले सकते हो। अगर सपोज तुमने इस केस में 4 रुपए ले लिए तो क्या होगा? 7 रुपए पुराने पड़े, और तुमने 4 रुपए ले लिए, टोटल वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 11। तो 1 रुपए का क्या हो गया? ये प्रीमियम हो गया है। समझ में आया ना? आएगा वो आगे, उसकी जल्दी नहीं है। चेक करो, क्या हमने यही वर्क, यही निकाल लिया कि नहीं? 7 और 3। ठीक है ना? अगला करते हैं। शेयर्स वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इमेजिन करो, इमेजिन करो। 10 रुपए। हाँ, 10 रुपए ड्यू पूरे हो गए थे। 10 रुपए पूरे ड्यू हो गए थे। बस उसने एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं, 3 रुपए ही आए हैं, और 7 रुपए तो हमें रिवर्स करने पड़ेंगे जो ड्यू हो गए हैं। एंट्री बोल सकते हो क्या? देखिए कितना दिमाग चलता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करूं? 10 रुपए से। 10 × 1 शेयर। फिर बताओ मुझे, प्रीमियम तो है ही नहीं तो रिवर्सल का सवाल ही नहीं है। 2, क्या क्या रिवर्स कर दें?
अलॉटमेंट भी रिवर्स कर दो सर, फर्स्ट कॉल भी रिवर्स कर दो, और सेकंड कॉल भी रिवर्स कर दो। अगर कॉल इन अरियर बनाया होता तो तीन नाम की जगह बस एक ही नाम आता क्या, और सारे पैसे किस में होते, कॉल इन अरियर। यहां पे बताना जरा कितने कितने पैसे थे, अलॉटमेंट पे कितने थे, चार, फर्स्ट कॉल पे एक। अरे समझ में आया क्या, ये सब रुपीज है। और फॉरफीचर बैलेंसिंग में निकाल सकते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि सर वो एप्लीकेशन के पैसे थे ना, वो कैपिटल में गए थे, वही हमने उसके कब्जा किए होंगे, तो वो तो थे कितने रुपए, 3 रुपए। कोई डाउट? तो बताओ मिनिमम प्राइस कितनी लेना है, मिनिमम प्राइस कितनी लेना है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को, और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, बस हो गया। ये देखो, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 3 रुपीज, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस 7 रुपए। अगला केस, इफ शेयर्स वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल इज नॉट येट मेड। बोलो बोलो, पहले क्या बताना चाहते हो, अच्छा तुम्हारी मर्जी। फॉरफीचर की टाइमिंग कहां है, यह पकड़ना बहुत जरूरी होती है। सेकेंड कॉल नहीं किया, अभी तक कितने पैसे मांगे हैं फिर, अगर सेकंड कॉल नहीं किए तो, कैपिटल के नाम पे 9 रुपए। तो अगर मैं एंट्री करने ही बैठ जाऊं सीधा इसी कहानी में, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी, उसने पैसे कहां से नहीं दिए, जहां से नहीं दिए वहां से रिवर्सल करने पड़ेंगे, वो डेबिट होके पड़ा होगा। अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे तीन, दो है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। उसने सिर्फ किसके पैसे दिए, एप्लीकेशन के, कितने रुपए थे एप्लीकेशन के, तो मैं उसी को किस में डाल रहा हूं, फॉरफीचर में। अच्छा, मैं ये एप्लीकेशन के पैसों के कारण डाल रहा हूं कि एप्लीकेशन के पैसे सिर्फ कैपिटल पे मिले थे, मैं कैपिटल के पैसों के कारण डाल रहा हूं फॉरफीचर, कैपिटल। मैं कोई अलॉटमेंट एप्लीकेशन के नाम पे नहीं डाल रहा हूं यहाँ पैसे। प्रीमियम प्रीमियम होता, वो सब कब्जा नहीं होता, कब्जा क्या होता है, कैपिटल के नाम पे जो पैसा दिया था वो, क्योंकि अब हम उसकी कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं। हिसाब टैली हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, एक शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, इजी सा कंसेप्ट है, जितने पैसे कब्जा कर रखे हैं सर वो। और मिनिमम प्राइस कितनी लेनी पड़ेगी, सर 10 में से ये डिस्काउंट दे सकते हो तो 7 रुपए की मिनिमम प्राइस लेनी पड़ेगी। किसको समझ में नहीं आया, पूछ लो। ये देखो, मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपए कब्जा किए थे, फॉरफीचर में 3 रुपए थे तो 3 रुपए, और 3 को छोड़ के बाकी के पैसे आपको लेने पड़ेंगे 10 रुपए में से, राइट। लास्ट, इफ शेयर्स वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल इज येट टू बी मेड। कहानी में क्या चेंज है, कहानी में क्या चेंज है, क्या सेकेंड कॉल भी ड्यू हो गया, नहीं हुआ। तो अभी तक ड्यू कितना है फिर से, 9 रुपए ही ड्यू है शेयर कैपिटल पे, तो रिवर्स कितना होगा, जितना आज तक ड्यू हुआ है। कंसेप्ट तो इतना ही है ना, सिंपल सा, देखो लग रहा है वो। दूसरी बात, अलॉटमेंट के पैसे आ गए हैं ना, तो ये रिवर्स करने हैं क्या, नहीं करने, यस और नो। फर्स्ट कॉल के पैसे आए क्या, नहीं आए, कितने थे, फॉरफिट कितने किए, एप्लीकेशन के पैसे भी फॉरफिट किए, और अलॉटमेंट के भी, 4 और 3 कितने रुपए, 7 रुपए फॉरफिट किए। कंसेप्ट से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिधर से पूछे वो क्वेश्चन। और ऐसे केस में अगर फॉरफीचर 7 रुपए का है, तो मुझे बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 7 रुपए। और अगर 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं 10 में से, तो 3 रुपए मिनिमम प्राइस होनी चाहिए।
सॉरी। हो गया? कोई कुछ पूछना चाहता है? पक्का? री इशू का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया तुम्हें? ठीक, ये बेसिक है, इस पे इसके अंदर वर्किंग और आती है, समझते जाएंगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें। चलो 49th क्वेश्चन देखते हैं। धनुष लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स, ये हमारी कंपनी है, और धनुष लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स, हम 2000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए ईच है, और फॉरफिट क्यों कर रहे हैं? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए का था, वो उसने नहीं दिया 2000 शेयर्स पे, इसलिए हम फॉरफिट कर रहे हैं। टोटल शेयर 10 रुपए का है। मेरा सवाल, कितने पैसे मिल गए होंगे? स्टेज कौन सी होंगी वो? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोली ना उसने यहाँ पे। ये ऑटोमेटिकली मिसिंग डेटा प्रोसेस हो गया। 7 रुपये रिसीव कर चुके हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के नाम पे। These shares were reissued for ₹10 each as fully paid up. These मतलब सारे 2000 शेयर्स की बात हो रही है। कितने रुपए पे रीइश्यू कर रहे हो? मेरा सवाल अगर ये हो, तुम मिनिमम कितने पैसे लेने थे रीइश्यू पे? कितने पैसे लेने थे रीइश्यू पे मिनिमम? 3 रुपए लेने थे। कैसे पता? फॉरफीचर में एक शेयर पे कितने पड़े? 7 रुपए। 7 का क्या दे सकते थे? डिस्काउंट। ऐसे बोलोगे बार बार तो जल्दी प्रोसेस होने लगेगा। अभी पहली बार में समझ आ जाता है, पर हम तेज उसे बोल नहीं पाते, क्योंकि हम उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम स्लो ही रहेंगे ना। 7 रुपए फॉरफीचर में है तो 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। इसका मतलब 10 में से 7 छोड़ दो, 3 रुपए कम से कम लेने पड़ेंगे। वो कितने ले रहा है? 10 रुपए। ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है? समझ में आई बात या नहीं? किसी को डाउट है? सवाल यह है कि ज्यादा ले रहा है तो क्या करें? प्रीमियम मान ले? प्रीमियम मान ले? एक जना बोल रहा है प्रीमियम, बाकी लोग मना किस ग्राउंड पे कर रहे हो भैया? बताओ। प्रीमियम कब मानते? जब वो 10 रुपए की फेस वैल्यू से भी ज्यादा रुपए लेता। फेस वैल्यू 10 पे है ना, उससे भी ज्यादा लेता तो हम प्रीमियम मानते। फायदा तो फील हो रहा है सर हमको। बिल्कुल है। हाँ, फायदा तो है। सही है राजेश्वरी, फायदा तो है। पर ये प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम होने के लिए क्या होना था? वो 10 रुपए की फेस वैल्यू थी ना उसकी, आप रीइश्यू 10 रुपए के ऊपर करो, फिर आएगी एंट्री किसकी? प्रीमियम की। फेस वैल्यू के ऊपर जाने पे ही प्रीमियम होता है, ये तो हमने बेसिक सीखा है ना। फायदा है, फायदे को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रीइश्यू में। ओ सॉरी, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में कहां से ट्रांसफर होगा वो फायदा? एक्चुअल में वो फायदा सीधा उठ जाएगा कहां से? फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व। हम ये बोलेंगे कि हमें फॉरफीचर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई 10 रुपए की चीज दे रहे हैं और सामने वाली पार्टी से 10 रुपए ले रहे हैं, तो डिस्काउंट एक भी रुपए का नहीं है। तो पूरा का पूरा फॉरफीचर का जो अमाउंट है वो फायदा हो गया। फायदा हो गया तो हम किस में डाल देंगे उसको? कैपिटल रिजर्व में। पता है ना, री इशू के पहले तक ये फॉरफीचर वाला अमाउंट बैलेंस शीट में कहां दिख रहा था? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। 3 कैटेगरी बन सकती हैं, वो तीसरी कैटेगरी यही थी, फॉरफीचर। एक कैटेगरी बनती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, एक कैटेगरी बनती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, और एक कैटेगरी बन सकती है फॉरफीचर के बाद शेयर फॉरफीचर वैल्यू। बात समझ में आई?
वो जो एंट्री रहती है हमारी जनरल एंट्री, वो ट्रांसफर होती है सीधी बैलेंस शीट, वो पीएनएल में थोड़ी जाएगी, वो कोई रेवेन्यू आइटम थोड़ी है कि पीएनएल में जाके डिस्पोज हो जाएगा। तो वो वहां दिख रही थी। उसका पर्पस था, जब तक ये जो फॉरफिट किए हुए शेयर्स हैं, जब तक इनका री इशू ना हो तब तक हम उसको वहीं रखते हैं। पता नहीं उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ जाए, है तो वो शेयर होल्डर के पैसे अभी। अगर उनका यूटिलाइजेशन करने मतलब री इशू जब हो जाता है और हमें समझ में आ जाता है जितना यूटिलाइज होना है हो गया, अदरवाइज नहीं होगा, उसी दिन हम ये कंफर्म करते हैं कि आज ये अमाउंट पूरा का पूरा क्या हो गया है, फायदा हो गया है जो हमने फॉरफिट किया था, और फायदा हो गया तो उसको उठा के रिजर्व में डालेंगे, और वो एक लॉन्ग टर्म नेचर का रिजर्व बनेगा। इसीलिए उसका नाम क्या रखेंगे हम, कैपिटल रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर कई रिजर्व आ सकते हैं, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो रिजर्व था। ऐसे ही एक कैटेगरी और आ जाएगी, कौन सी, कैपिटल रिजर्व। अगर इसके बाद वो बैलेंस शीट पूछ लेना, फॉरफीचर के बाद, री इशू के बाद की बैलेंस शीट पूछे, तो फॉरफीचर वाला अमाउंट कहां आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। वो सब्सक्राइब वाली कैटेगरी से उसको हटा देंगे और किस में डाल देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, कैपिटल रिजर्व के अंदर। समझ में आई बात। अभी केवल सुन लो, प्रैक्टिस होगी इस सब की, पर मैं कंसेप्चुअली पहले से बता रहा हूं। वो हमसे क्या चाहता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। बढ़िया क्वेश्चन है, फॉरफीचर भी पूछ रहा है और री इशू भी पूछ रहा है। क्वेश्चन सेट है दिमाग में, 2000 शेयर है, 10 रुपए का शेयर था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला हमें, 3 रुपए का, इसलिए हमने फॉरफिट कर लिए। इसे री इशू किया है सारे शेयर्स को, 2000 शेयर्स को, कितने रुपए पे, 10 रुपए की पेड अप वैल्यू पे, एज फुली पेड अप। 10 रुपए लेके हमने क्या दे दिया, एज फुली पेड अप, मतलब 10 रुपए के बदले में कितना मान लिया है, 10 रुपए। ये फुली पेड अप वर्ड अभी भी समझ में आया क्या थोड़ा सा, आने दो जरा, 9 रुपए का फुली पेड अप और 9 रुपए पेड अप और 8 रुपए पेड अप, और क्लियर हो जाएगा। ये फुली पेड अप का मतलब है फेस वैल्यू पूरी। इसका मतलब है आगे से इस शेयर होल्डर से हम कोई कैपिटल का पैसा डिमांड नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने माना इसका मतलब ही फेस वैल्यू पूरी रिसीव हो गई, ये मान के एंट्री करनी है। ठीक है, बोलो, फॉरफीचर की एंट्री बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंसेप्ट आता है इसका, जितना ड्यू हुआ है सारा रिवर्स कर दो। मुझे बताओ, पूरे 10 रुपए हो गए हैं ड्यू, कोई डाउट तो नहीं किसी को, 2000 शेयर्स इंटू 10 रुपए ईच। आगे बोलो, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सीधे आएगा, क्योंकि और कुछ रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सब तो पैसे मिले हैं हमको। ये डेबिट रह गया होगा, इसकी जगह और क्यों, कौन सा अकाउंट आ सकता है, कॉल इन अरियर। कब आता है वो कॉल इन अरियर, अगर हमने वहां पे कॉल इन अरियर बना दिया था और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वहीं क्रेडिट कर दिया था पूरा। मैपिंग होती है ना आप तो। आगे बोलो, 2000 इंटू 3 रुपए, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बैलेंसिंग से ला सकते हैं, पर हम तो जानते हैं 7 रुपए हमने रिसीव किए, वही 7 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे जो कैपिटल के नाम पे रिसीव करके रखे, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम की कोई इंफॉर्मेशन तो थी नहीं। राइट, ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। अब बताओ री इशू की एंट्री, ऑन फॉरफीचर ये एंट्री, ऑन री इशू। पैसे मिल रहे हैं, कितने शेयर पे मिल रहे हैं, 2000 शेयर पे, कितने रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे लिखो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, भूल तो नहीं गए ना, टू शेयर कैपिटल, 2000 इंटू 10। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं, सीधा टू शेयर कैपिटल, कोई एक्स्ट्रा मिला क्या 10 के ऊपर, नहीं तो काहेगा प्रीमियम। चलो मुझे बताओ, इस, क्या ये एंट्री खत्म हो गई, कुछ और करने की जरूरत नहीं है अब, क्या करने की जरूरत है, सर इसका पर्पस सॉल्व हो गया है। इसे जिस दिन के लिए बचा के रखा था वो दिन आज है, और पैसे आ गए हैं, और इसके इस्तेमाल की जरूरत पड़ी ही नहीं। अब इसको यहां रखने का मतलब नहीं। पता है ना वो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता था, ऑलवेज रिकॉग्नाइज योर एंटीसिपेटेड लॉसेस बट नेवर रिकॉग्नाइज योर एंटीसिपेटेड गेन। जिस दिन हमने ये 7 रुपए कब्जा किए थे उस दिन ये गेन था, क्रेडिट हो रहा है ना,
क्रेडिट नेचर पे था, इसीलिए तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गया है। पर उस दिन हम ये गेन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि ये घटना होना बाकी है। अरे जिनको आज फॉरफिट किया है उनको रिइश्यू करोगे, और रिइश्यू पे पता नहीं उसमें से इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए, तो वो फंड पूरा का पूरा उस दिन गेन कैसे बना सकते थे? हेलो, सीए फाइनल तक भी जाओगे ना, तब भी ये कंसेप्ट नहीं हिलेगा। उस लेवल पे समझा दिया मैंने तो। समझ में आई बात? तो अब ये गेन आज मान सकते हैं हम, इसलिए हम इसको गेन मान लेते हैं। चलो जल्दी बताओ, कितना गेन मानोगे?